राजस्थान का इतिहास एक परिचय, ये चौथा पार्ट है। इससे पहले 3 पार्ट भी चैनल पर अपलोड है, उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। राजस्थान के इतिहास एवं संस्कृति क्लास 10th की नई बुक आई है, बहुत ही शानदार बुक है। मैं रेगुलर इस बुक के वीडियो बनाता रहूँगा, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल पर बने रहें। यह वीडियो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, जैसे रीट एग्जाम्स, स्कूल लेक्चरर, पटवार एग्जाम्स, राजस्थान पुलिस भर्ती, BSTC, BEd और अन्य जो राजस्थान से रिलेटेड एग्जाम्स है, कॉम्पिटिशन से उनके लिए महत्वपूर्ण है। मैं निरंजन कुमार अध्यापक। शुरू करते हैं राजस्थान के इतिहास एक परिचय पार्ट 4। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे राजस्थान के प्रमुख राजपूत वंशों का परिचय, जो बुक में दे रखे हैं। पहले हम लेंगे गुहिल वंश एवं इस वंश के प्रतापी शासक, जो बुक में दे रखे हैं। बप्पा रावल, जेत्र सिंह, रतन सिंह, राणा हमीर, महाराणा लाखा, महाराणा मोकल, महाराणा कुंभा, राणा उदय सिंह, राणा सांगा, महाराणा प्रताप, राणा अमर सिंह और महाराणा राज सिंह। तो ये बुक में दे रखे हैं। तो यहाँ इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे बप्पा रावल 734 से 753 ईस्वी, जेत्र सिंह 1213 से 1253 ईस्वी, रतन सिंह 1302 से 1303 ईस्वी, राणा हमीर 1326 से 1364 ईस्वी, महाराणा लाखा 1382 से 1421 ईस्वी और महाराणा मोकल 1421 से 1433 ईस्वी। इन पर मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, नेक्स्ट जो पार्ट बनेगा जल्दी आपको अवेलेबल होगा। तो शुरू करते हैं। उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ तथा इनके आसपास का क्षेत्र मेवाड़ कहलाता था। गुहिल वंश ने मुख्यतः मेवाड़ में शासन किया और इस वंश का नामकरण इस वंश के प्रतापी शासक गुहिल के नाम से हुआ। तो यहाँ गुहिल वंश को शुरू करेंगे। तो गुहिल वंश का जो नाम हुआ वो इस वंश के प्रतापी शासक गुहिल के नाम से हुआ और उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ और इनके आसपास का क्षेत्र था, ये मेवाड़ कहलाता था और गुहिल वंश ने मुख्यतः मेवाड़ में ही शासन किया था। गुहिल वंश की उत्पत्ति के और मूल स्थान के बारे में अनेक मत प्रचलित है। ये कौन कौन से मत हैं? अबुल फजल इन्हें ईरान के शासक नौसे खां से संबंधित करता है। पहला मत जो अबुल फजल ने दिया है वो इन्हें ईरान के शासक नौसे खां से संबंधित करता है। दूसरा मत यहाँ पर कर्नल टोड ने दिया है। कर्नल टोड इन्हें वल्लभी के शासकों से संबंधित मानता है। और तीसरा जो मत है नैन्सी और गोपीनाथ शर्मा इनके ब्राह्मण होने का मत प्रतिपादित करते हैं। और चौथा मत यहाँ पर दिया गया है डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा का। उनका मानना है कि 566 ईस्वी के लगभग गुहिल ने अपना शासन स्थापित किया और गुहिल के बाद मेवाड़ का प्रतापी शासक बप्पा हुआ। तो यह वो बप्पा हुआ, इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। बप्पा रावल 734 से 753 ईस्वी। बप्पा रावल के बारे में यहाँ जानकारी प्राप्त करेंगे। राज प्रशस्ति के अनुसार बप्पा ने 734 ईस्वी में चित्तौड़ के शासक मानमोरी को परास्त कर चित्तौड़ पर अधिकार किया। ये पता चलता है राज प्रशस्ति से कि 734 ईस्वी में बप्पा रावल ने चित्तौड़ के शासक मानमोरी को पराजित किया था और चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया था। बप्पा की राजधानी नागदा थी। यहाँ भी प्रश्न बन रहा है। बप्पा ने कैलाशपुरी में एक लिंगजी अर्थात लकुलिश मंदिर का निर्माण करवाया था। तो ये भी आप ध्यान रखें, बप्पा का वास्तविक नाम कालभोज था और बप्पा यह कालभोज की उपाधि थी। बप्पा का वास्तविक नाम कालभोज था और बप्पा यह क्या थी? कालभोज की उपाधि थी। यहाँ हम एक अन्य तर्क जानेंगे। वीर विनोद के रचनाकार कविराज श्यामल दास ने क्या लिखा है? वो लिखते हैं कि बप्पा किसी राजा का नाम नहीं अपितु खिताब था। उन्होंने लिखा है बप्पा किसी राजा का नाम नहीं अपितु खिताब था। इतिहासकार CV वेद उनकी तुलना चार्ल्स मार्टेल से करते हैं। चार्ल्स मार्टेल ये फ्रांसीसी सेनापति था और इसने यूरोप में सर्वप्रथम मुसलमानों को परास्त किया था। तो CV वेद ने बप्पा की तुलना चार्ल्स मार्टेल से की है। और ये तुलना क्यों की गई है? क्योंकि बप्पा रावल ने जब चित्तौड़ पर विदेशी सेना का हमला हो रहा था तो उनसे मुकाबले की चुनौती बप्पा ने ही स्वीकार की थी और उन्हें सिंध तक खदेड़ दिया था। और इस वजह से CV वेद ने उनकी तुलना चार्ल्स मार्टेल से की है।
जैत्र सिंह 1213 से 1253 ईस्वी परमारों से चित्तौड़ छीनकर उसे अपनी राजधानी बनाया। गुहिल वंश का ही एक वंशज जैत्र सिंह हुआ जिसने परमारों से चित्तौड़ छीना और उसे अपनी राजधानी बनाया। 1227 ईस्वी में भूताला के युद्ध में दिल्ली के गुलाम वंश के सुल्तान इल्तुतमिश की सेना को इन्होंने परास्त किया था। तो ये भूताला का युद्ध जो हुआ था 1227 ईस्वी में हुआ था और दिल्ली के जो गुलाम वंश का सुल्तान तत्कालीन था इल्तुतमिश, उसकी सेना को जैत्र सिंह ने पराजित किया था। और इसका जो वर्णन हमें मिलता है वो हमीर मदमर्दन में मिलता है। हमीर मदमर्दन यह जयसिंह सूरी द्वारा लिखित ग्रंथ है, इसमें इसका वर्णन प्राप्त होता है। डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने कहा है कि दिल्ली के गुलाम वंश के सुल्तानों के समय में मेवाड़ के राजाओं में सबसे प्रतापी और बलवान राजा जैत्र सिंह ही हुआ। इसकी वीरता की प्रशंसा उसके विरोधियों ने भी की है। राणा रतन सिंह 1302 से 1303 ईस्वी। रावल रतन सिंह को 1303 ईस्वी में दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण का सामना करना पड़ा था और इसका जो कारण था अलाउद्दीन की साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा और चित्तौड़ की सैनिक और व्यापारिक उपयोगिता थी। इसका जो वर्णन प्राप्त होता है ये पद्मावत में प्राप्त होता है। मलिक मोहम्मद जायसी ने 1540 ईस्वी में पद्मावत लिखा और इसमें जो कारण बताया है आक्रमण का वो बताया है रावल रतन सिंह की पत्नी पद्मनी को, कि अलाउद्दीन खिलजी रावल रतन सिंह की पत्नी पद्मनी को प्राप्त करना चाहता था और इसलिए उसने 1303 ईस्वी में हमला किया। इस हमले का जो परिणाम हुआ, अलाउद्दीन की सेना से लड़ते हुए गोरा और बादल ये वीरगति को प्राप्त हुए और तथा रानी पद्मनी ने 1600 महिलाओं के साथ जोहर किया। इस युद्ध में अलाउद्दीन खिलजी का जो समकालीन इतिहासकार था अमीर खुसरो था। अमीर खुसरो ने इस युद्ध का जो वर्णन किया है, इस आक्रमण का जो वर्णन किया है खजाइन उल फुतूह में किया है। खजाइन उल फुतूह जो अमीर खुसरो द्वारा लिखित है उसमें इस युद्ध का, इस आक्रमण का वर्णन किया गया है। इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी ने अपने पुत्र खिजर खां को चित्तौड़ का प्रशासक नियुक्त किया और चित्तौड़ का नाम अब खिजराबाद रख दिया गया। रतन सिंह मेवाड़ के गुहिल वंश की रावल शासक का अंतिम शासक था। ये प्रश्न आ सकता है। रतन सिंह गुहिल वंश की रावल शाखा का मेवाड़ का अंतिम शासक था। और इस युद्ध के क्या परिणाम हुए? इस युद्ध का परिणाम हुआ अलाउद्दीन खिलजी ने अपने पुत्र खिजर खां को चित्तौड़ का प्रशासक नियुक्त किया और अब इसका नाम बदलकर, चित्तौड़ का नाम बदलकर खिजराबाद कर दिया गया। और इस युद्ध का जो वर्णन मिलता है वो अमीर खुसरो के खजाइन उल फुतूह नामक ग्रंथ में प्राप्त होता है। राणा हमीर 1326 से 1364 ईस्वी। सिसोदा ठिकाने के जागीरदार हमीर ने 1326 ईस्वी में गुहिल वंश की पुनः स्थापना की। सिसोदा ठिकाने का जागीरदार था राणा हमीर और उसने 1326 ईस्वी में गुहिल वंश की पुनः स्थापना की। अब सिसोदिया इन्हें क्यों कहा गया? देखिए, इन्हें सिसोदिया क्यों कहा गया? हमीर के दादा लक्ष्मण सिंह अपने पुत्रों के साथ अलाउद्दीन खिलजी से लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए थे। उसके बाद मेवाड़ के सभी शासक सिसोदिया कहलाते थे। जैसा आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, हमीर के दादा लक्ष्मण सिंह अपने पुत्रों के साथ अलाउद्दीन खिलजी के विरुद्ध लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए थे। उसके बाद मेवाड़ के सभी शासक सिसोदिया कहलाते थे। यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट प्रश्न और बन रहा है। राणा हमीर को मेवाड़ के उद्धारक की संज्ञा दी गई है और विषम घाटी पंचानन की भी संज्ञा दी गई है। विषम घाटी पंचानन अर्थात विकट आक्रमणों में सिंह के समान। विषम घाटी पंचानन विकट आक्रमणों में शेर के समान, ये भी उपमा राणा हमीर को दी गई है और मेवाड़ के उद्धारक की संज्ञा भी राणा हमीर को दी गई है। और यहाँ जो इसको ये संज्ञा दी गई विषम घाटी पंचानन की, यह संज्ञा दी गई है राणा कुंभा की कीर्ति स्तंभ में।
राणा कुंभा ने जो कीर्ति स्तंभ स्थापित किया था उसमें राणा हम्मीर को विषम घाटी पंचानन की संज्ञा दी गई है। तो यहाँ भी प्रश्न बन सकता है। अब यहाँ हम चर्चा करेंगे, हम्मीर ने सिंगोली का युद्ध, बांसवाड़ा में सिंगोली, इस युद्ध में मोहम्मद बिन तुगलक की सेना को पराजित किया था। मोहम्मद बिन तुगलक की सेना को पराजित किया था और मोहम्मद बिन तुगलक की सेना को ये कहाँ पराजित किया था? सिंगोली के युद्ध में पराजित किया था। सिंगोली जो कि बांसवाड़ा में है। यहाँ राणा हम्मीर के बाद हम पढ़ेंगे महाराणा लाखा के बारे में। महाराणा लाखा 1382 से 1421 ईस्वी। 1382 ईस्वी में मेवाड़ का शासक बना महाराणा लाखा। महाराणा लाखा 1382 ईस्वी में मेवाड़ का शासक बना और हंसाबाई का विवाह यह महाराणा लाखा के साथ हुआ। यह हम चर्चा करेंगे। मारवाड़ के रणमल की बहन हंसाबाई का विवाह हुआ था लाखा के साथ, लेकिन यह विवाह लाखा के पुत्र चूंडा के साथ होना था, लेकिन परिस्थितिवश ऐसा हुआ। हंसाबाई का विवाह यह महाराणा लाखा के पुत्र चूंडा के साथ होना था, किंतु परिस्थितिवश हंसाबाई का विवाह महाराणा लाखा के साथ हुआ और हंसाबाई यह मारवाड़ के रणमल की बहन थी। अब इसमें विवाह की क्या शर्त रखी गई थी? ये जो विवाह हुआ इसमें यह शर्त रखी गई थी कि मेवाड़ का उत्तराधिकारी हंसाबाई का पुत्र ही होगा। हंसाबाई का पुत्र ही मेवाड़ का उत्तराधिकारी होगा, जिससे लाखा के योग्य पुत्र चूंडा को राज्य अधिकार से वंचित होना पड़ा। चूंडा जो कि महाराणा लाखा का योग्य पुत्र था, उसको राज्य अधिकार से वंचित होना पड़ा, क्योंकि विवाह की शर्त यह रखी गई थी कि हंसाबाई का पुत्र ही मेवाड़ का उत्तराधिकारी होगा। राणा लाखा के समय जावर में, माइंस में चांदी और सीसा बहुत मात्रा में निकलता था, जिससे कि वहाँ के साम्राज्य में आर्थिक समृद्धि आई। और इसी समय एक बंजारे ने पिछोला झील का निर्माण भी करवाया था। ये भी प्रश्न बन सकता है। पिछोला झील का जो निर्माण हुआ था महाराणा लाखा के काल में हुआ था। यहाँ 2-4 महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिन्हें हम याद रखेंगे। राजस्थान का भीष्म पितामह किन्हें कहा जाता है? राजस्थान का भीष्म पितामह यह चूंडा को कहा जाता है, क्योंकि चूंडा ने संरक्षक के रूप में कार्य किया था, इसलिए इन्हें राजस्थान का भीष्म पितामह भी कहा जाता है। और इसी समय बंजारे ने पिछोला झील का निर्माण भी करवाया था। महाराणा मोकल 1421 से 1433 ईस्वी। अभी हमने महाराणा लाखा के बारे में पढ़ा, उसके बाद हमने महाराणा मोकल के बारे में अध्ययन करेंगे। तो महाराणा मोकल यह महाराणा लाखा और हंसाबाई का पुत्र था। महाराणा लाखा से हंसाबाई का विवाह हुआ, जो कि चूंडा से होना था। परिस्थिति वैसे ऐसा हुआ। अब महाराणा लाखा हंसाबाई का पुत्र हुआ, जो कि मोकल, महाराणा मोकल था। और 1421 ईस्वी में यह महाराणा मोकल मेवाड़ का शासक बना। 1421 ईस्वी में। अब चूंडा ने संरक्षक के रूप में कार्य किया। मैंने आपको बताया चूंडा को राजस्थान का भीष्म पितामह भी कहा जाता है। तो चूंडा ने संरक्षक के रूप में कार्य किया। अब क्या हुआ? चूंडा मांडू चला गया था, मेवाड़ छोड़कर चूंडा मांडू चला गया था। ये कैसे हुआ? चूंडा को लगा कि मोकल की माता हंसाबाई उस पर संदेह करती है। चूंडा को ऐसा लगा कि मोकल की माँ हंसाबाई उस पर संदेह करती है, और इस वजह से चूंडा मेवाड़ छोड़कर मांडू चला गया था। चूंडा के मांडू जाने के बाद 1433 ईस्वी में मोकल की जिलवाड़ा में चाचा और मेरा ने इसकी हत्या कर दी। चाचा और मेरा ने 1433 ईस्वी में मोकल की हत्या कर दी थी। तो मोकल की हत्या क्यों की थी? कि चूंडा मांडू चला गया था उसकी मां हंसाबाई के संदेह करने पर, और उसके बाद 1433 ईस्वी में मौका पाकर जिलवाड़ा में चाचा और मेरा ने महपा पंवार के साथ मिलकर मोकल की हत्या कर दी थी। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो आपका अवेलेबल होगा। धन्यवाद।